हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम एमपी बैग 3 मुख्य परीक्षा 2025 में आज सीडीपी की क्लास लेकर आए हैं। आज की जो सीडीपी की क्लास है उसका जो है चैप्टर जो है आपका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हम व्यक्तिगत विभिन्नता का हम अर्थवय देखेंगे, प्रकार देखेंगे और व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। इन सब के बारे में जो है सीडीपी की जो क्लास है उसके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीडीपी व्यक्तिगत विभिन्नता को जो है पूरा खत्म करेंगे। तो आप देखेंगे एक ही वीडियो में आपकी पूरी व्यक्तिगत विभिन्नता और बिल्कुल आपको तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता पूरी खत्म की जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देरी के यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है वो आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। आपके लिए इस प्रकार से कंटेंट बनाकर लाए हैं, पूरा कंटेंट विस्तार से, और आपको जो भी आपको हम बताएंगे उसके बिल्कुल फुल व्याख्या के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आपको एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी, ना आपको ऐसा लगेगा कि हम क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन केवल रट रहे हैं। तो रटने की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन का अर्थ स्पष्ट करके पूरे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर करवाएंगे। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन से जैविक कारक नहीं है। हमें यहाँ पे जैविक कारक नहीं है बताना है। तो हम सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण करने वाले कारकों के बारे में यदि बात करें तो हम देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसमें हम पहला देखेंगे शारीरिक 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 स्तर पर आधारित भिन्नता होती है। दूसरा हमारा है बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता होती है। तीसरी हमारी संवेगात्मक स्तर पर भिन्नता होती है। चौथी जो हमारी होती है विचारों में भिन्नता होती है, विचारों में। पांचवी जो हमारी है वो है व्यक्तित्व भिन्नता होती है, व्यक्तित्व के बारे में। और छठवीं हमारी जो है रुचि अभिरुचि अभिव्यक्ति के बारे में होती है। और सातवीं जो हमारी होती है, सातवीं होती है हमारी सीखने में, किसमें, सीखने की गति में भिन्नता होती है। और आठवीं जो हमारी होती है लैंगिक भिन्नता होती है। तो भिन्नता के बारे में हमने महत्वपूर्ण कारक आपके लिए बता दिए हैं। याद रख लें आप लोग, भिन्नता के बारे में कौन कौन से निर्धारित करने वाले कारक हैं। पहला आपका शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता, मतलब शरीर के स्तर पर आधारित दो व्यक्तियों में भिन्नता होती है। शरीर किसी का बड़ा होता है, छोटा होता है, तो शरीर के आधार में भिन्नता हो गई। दूसरी आपकी जो है बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता हो गई। बुद्धि आप जानते हैं दो व्यक्तियों में जो है बुद्धि अलग अलग होती है। तीसरी जो आपकी हो गई संवेगात्मक भिन्नता, संवेग, दोनों की संवेगों में भी भिन्नता होगी। चौथी है आपकी विचारों में भिन्नता, आप जानते हैं दो व्यक्तियों की विचारों में भिन्नता होती है। पांचवा आपका है व्यक्तित्व में भिन्नता होती है, व्यक्तित्व में भी भिन्नता होती है। छठवां आपका हो जाएगा रुचि अभिरुचि अभिव्यक्ति, इन तीनों चीजों में दो व्यक्तियों में भिन्नता होगी। अगला है सीखने की गति में भी भिन्नता होगी और लैंगिक भिन्नता भी होगी। तो हमने सभी जो है आपको व्यक्तिगत भिन्नता के जो निर्धारित करने वाले कारक बता दिए हैं। अब आइए ऑप्शन पे हम देखते हैं, हमसे यहाँ कहा गया है जैविक कारक नहीं है। तो जैविक कारक के बारे में यदि बात करें तो जैविक जो जीव से जुड़ी हुई कारक हैं उनको हम जैविक कारक कहेंगे। जैसे हम कहें आनुवांशिकता किसके अंतर्गत आएगा, जैविक कारक के अंतर्गत आएगा। दूसरा जन्मजात स्वभाव किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिगत के जैविक के अंतर्गत आएगा। और शारीरिक स्वास्थ्य ये भी जैविक के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अभिभावक बालक संबंध। तो अभिभावक माने माता पिता और बालक में जो संबंध है, इन दोनों का संबंध जैविक में नहीं आएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। दूसरा इसका सीरीज का महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। आपसे बात हो रही है एक प्रगतिशील कक्षा की। तो यदि आपकी कोई प्रगतिशील कक्षा है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योग्यता आधारित समूह बनाकर मापदंड होना चाहिए। या आपसे कहा गया है अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हो।
अधिगम की प्रक्रिया में बाधा हो या अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो योग्यता आधारित समूह बनाना का मापदंड होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों के प्रति भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा होती है क्या व्यक्तिगत विभिन्नता? बिल्कुल नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमसे यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, कौन सी कक्षा में? प्रगतिशील कक्षा है। आंसर आपका राइट यहाँ पे होने वाला है, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये अधिगम जो अध्यापक अधिगम प्रक्रिया है उसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता जो कैसी होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा, समाचार पत्रों में कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? आपका यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है, हमसे पूछा गया है समाचार पत्रों में कहानियों और कथनों का चयन करना, प्रस्तुत करना जो पुरुषों एवं महिला दोनों के को गैर परंपरागत भूमिका को चित्रित करती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है? तो यहाँ पे हमें रणनीति बतानी है, तो ऑप्शन है आपका लैंगिक जेंडर रूढ़ियों को सामना करने के लिए। दूसरा है रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमि को प्रोत्साहित करने के लिए। तो रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित, रूढ़िवादी को हम प्रोत्साहित करेंगे? भैया गलत बात है। आपको यदि सीडीपी पढ़ना है तो सीडीपी का हम जो मूल मंत्र आपके लिए लेकर आए हैं वो आपको देखना है बच्चे के प्रति। यदि आप सीडीपी पढ़ते हैं और आप बच्चे को महत्वपूर्ण मानते हैं और बच्चे के प्रति निर्णय लेते हैं तो आप स्वयं इसको जो है हल कर लेंगे। किसी की आपको सीडीपी में आपको मतलब सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यदि आप रटोगे बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यदि आपको सीडीपी समझना है, सीडीपी में आपको 30 में से जैसे अभी आती है 30 में से 25 प्लस यदि नंबर आना है, 27-28 नंबर आपको लाना है, तो आपको बच्चे के हिसाब से देखना होगा, आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से चलना होगा, आपको अपनी सोच के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, तो आपकी सीडीपी पूर्णतः बनेगी। आप 25 प्लस नंबर लेके आएंगे। यदि आप सीडीपी रटेंगे तो आप 20 माइनस नंबर लेके आएंगे, 20 से ऊपर आप नहीं बढ़ सकते। तो सीडीपी में जो है आपकी रुचि होना है तो उसके लिए आपको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, उसके प्रति आंसर देना चाहिए, रटने का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अभी तक आपने चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो रूढ़िवादी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बी हमारा राइट गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला हमारा है लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए। भैया स्थिरता कैसे बढ़ा हम सकते हैं? अगला लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ा, भैया लैंगिक और जेंडर पक्षपात हम क्यों करेंगे? आंसर आपका इसका जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक जेंडर रुचियों का सामना करने के लिए जो हम है पत्रकार कहानियां इनका चयन करना और पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिका को चित्रित करना किसके लिए है? लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए जो बातें यहाँ पे बताई गई है कि व्यक्ति के प्रति लैंगिक रूढ़ियां जो होती हैं उसको यहाँ पे समझाना है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप देखें किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे हम घुमा के आपसे पूछ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करके पूरी आप वीडियो देखें तो आप देखेंगे ये चैप्टर जो है आपके लिए बिल्कुल इजी लगने लगेगा। अगला है विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए आपको व्यक्तित्व विभिन्नता समझना है। ऑप्शन है आपके वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया का विचार करना। बी है आपका वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति
को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। अब भैया यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, ये तो कोई तो कहीं नहीं हुई यार। अगला है आपका कि पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। हमसे यहाँ पे पर्यावरणीय के कारक बिल्कुल नहीं पूछा गया है। आइए अगला हमारा है शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वजन पर विचार करना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारंपरिक क्रियाओं का विचार करना। किसके अंतर्गत आएगा? हमारा जो है विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन है आपके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। दूसरा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। तीसरा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में शिक्षित हों। अगला है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। तो आपका इसका जो 5 का यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ विभिन्न मतलब वर्गीकृत करना बिल्कुल सही नहीं है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। हमसे यहाँ पे बात की गई है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में ऐसे शिक्षक होना चाहिए जहाँ शिक्षक कैसी हों। तो विविधता के आधार पर वर्गीकृत बिल्कुल नहीं करना है बच्चों को। आगे है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में समरूप एक सी शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों को। अगला है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट भैया, जहां विशिष्ट आ जाए ये कैसा है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। पहला इसका राइट होगा कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षा अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में सक्षम। जब बहुत सी प्रविधियों का प्रयोग यहाँ पे होगा तो बच्चे क्या है, हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शिक्षक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थि बाधित विद्यार्थियों के लिए, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो आपको ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर क्या है, जो टेप रिकॉर्डर होता है उससे हम सुन सकते हैं। तो जो हम सुनाएं अगर किसी बच्चे को तो निश्चित है कि वो देख नहीं सकता है, इस वजह से हम उसको सुना रहे हैं। तो किसके दृष्टि बाधित, यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। जो बाल विकास है हम आपको बता चुके हैं, बाल विकास में यदि आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको जो है बाल विकास बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगी। तो बाल विकास को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना भी सेंस पूरा लगाना है। यहाँ पे ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन लगाएंगे ए, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए। ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि CWSN का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। किसका फॉर्म, CWSN। तो सी से हो गया आपका चिल्ड्रन, डब्ल्यू से हो गया विथ, एस से हो गया स्पेशल, एन से हो गया नीड। तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, इसका जो है इंग्लिश में फुल फॉर्म बता दिया है, पूछा जा सकता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो इसका अर्थ क्या हुआ, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, परामर्श का तत्व नहीं है। तो परामर्श का तत्व के बारे में आपको देखना है। तो ऑप्शन है साक्षात्कार, विश्वास, वित्तवृद्धि, संप्रेषण। तो आप यहाँ पे देखें कि साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब क्या होता है? साक्षात्कार का मतलब है विचारों का आदान प्रदान करना। यहाँ पे पूछा गया है परामर्श का एक तत्व नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद दूसरा है आपका विश्वास। विश्वास होता है जैसे स्वतंत्रता होती है आपकी, और सकारात्मकता होती है, और जैसे हम कहें आपसी समन्वय। संप्रेषण का मतलब क्या है? आपसी समन्वय हो गया हमारा। तो ये तीनों जो है इसके हो सकते हैं, लेकिन वित्त वृद्धि ये क्या है? परामर्श का कोई भी तत्व नहीं है। वित्त वृद्धि हो रही है बच्चे की, तो यहाँ पे कोई भी परामर्श का काम नहीं है। तो इसलिए जो है आपका सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा है कि श्रवण में विकृति की माप की जाती है, किससे की जाती है? ऑप्शन है आपके हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में, या पौंड में। तो आपका यहाँ पे आंसर है हर्ट्ज में जो है किसकी वृद्धि होती है? आवृत्ति की इकाई की होती है। किसकी होती है? आवृत्ति की इकाई। और हमें कहा गया है श्रवण में विकृति की माप। तो श्रवण के लिए जो है आपकी बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? श्रवण के लिए आपका राइट आंसर होगा डेसिबल। क्या होगा? बी। डेसिबल जो श्रवण के लिए हो जाएगा। और हर्ट्ज किसके लिए है? हर्ट्ज जो है हमारा आवृत्ति की इकाई है। वॉट किसकी है? वॉट है आपकी शक्ति की। आप जानते हैं शक्ति की इकाई क्या है? वॉट हो गया है। श्रवण की क्या हो गया है? डेसिबल हो गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये 10वां क्वेश्चन हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि क्या आशा नहीं की जा सकती है। तो हमें नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है, तो उसी के अनुसार आंसर देना है। आपका पहला ऑप्शन है योग्यतानुसार समूह में विभक्त करना। बच्चों के जो समूह हैं उनको एक योग्यतानुसार जो है समूह में विभक्त करना। दूसरा है पाठचर्या को समायोजित करना, पाठचर्या को समायोजित करना। अगला है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़। ये बिल्कुल आपका यहाँ पे अपेक्षा। बच्चों को, यदि आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको स्वाध्याय भी कैसे करेंगे? आप उनको स्वयं के अध्ययन के अनुसार अगर छोड़ देंगे तो भी तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो आपका जो सी तो यहाँ पे बिल्कुल गलत माना जाएगा। अगला और देख लेते हैं शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो ये तो ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मायने गलत है वो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम 11वां देखते हैं। 11वां हमारा है अभिरुचि, अभिव्यक्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी जो है विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। ऑप्शन है आपका पहला है व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तित्व विभिन्नताएं और चारित्रिक विभिन्नताएं। तो इसका जो है आपका राइट आंसर आपसे पूछा गया है अभिरुचि, अभिव्यक्ति, उपलब्ध, लिंग। ये क्या है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ये जो है व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताओं के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे ए आंसर आपका राइट। आइए 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 12वां हमारा क्वेश्चन है कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। ऑप्शन है आपके परिपक्वता, वंशानुक्रम, निर्देशन और वातावरण। तो आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा, तो आपका इसका जो है राइट आंसर होने वाला है निर्देशन। हमसे पूछा गया था कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण परिपक्वता भी हो सकता है, वंशानुक्रम भी हो सकता है और वातावरण भी हो सकता है, लेकिन निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नता का कोई भी कारण नहीं हो सकता। इसलिए आपका आंसर सी यहाँ पे राइट हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 13वां हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शन के हैं आपके भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, संसाधन के रूप में प्रयोग करके। दूसरा है आपका यहाँ पे बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। अगला है
विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या लास्ट है आपका मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सब मानदंड निर्धारित कर। तो यहाँ पे मानदंड मतलब कोई भी मानदंड नहीं देना है और मानक निर्देश भी नहीं देना है, तो ये तो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है जिसमें ऑप्शन 4 है वो गलत हो जाएंगे, ए है और ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया है 1 2 3 और यहाँ पे 4 भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी जो है राइट ऑप्शन होगा। 1 2 3 जो तीनों जी हैं सही है, 4 इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 14वां यहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो हमारा 14वां यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होते हैं उनकी विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। हमसे बात हो रही है प्रतिभावान शिक्षार्थी, मतलब जो बच्चा है, बच्चा कैसा है? प्रतिभावान शिक्षार्थी है। दूसरा है वह बहुत ही तुनक मिजाज का होता है, बिल्कुल नहीं है जी, गलत हो जाएगा। वह सस्मी व्यवहार कहता है, जैसे हाथ थपथपाना और डोलना, बिल्कुल नहीं है। प्रतिभावान माने बहुत होशियार, जिसका आईक्यू लेवल, प्रतिभावान कौन होता है? जिसका आईक्यू लेवल जो है 140 के प्लस होता है वो प्रतिभावान है। सामान्य कौन है? सामान्य जिसका 90 से लेके 110 होता है। और पिछड़े कौन है? जिसका 85 आईक्यू लेवल होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रतिभावान विद्यार्थी शिक्षार्थी। लास्ट है वह आक्रामक और बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारा इसका ए आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो बच्चा है अगर उसे जो है कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, अगर जो शिक्षा मतलब जो बच्चा है क्लास में है और क्लास में अगर उसको गतिविधियां चुनौतीपूर्ण नहीं मिलती हैं तो उसको कैसा लगता है? तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। मतलब जो अच्छा बच्चा है तो उसको कैसा लगना है? वहां पे चुनौतीपूर्ण चीजें मिलना चाहिए, जब तो वो उसको करेगा उसका मन लगेगा, नॉर्मल चीजों में उसका मन नहीं लगेगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 15वां हमारा है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक क्या करता है? ऑप्शन है आपके, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो ये अलग अलग करके नहीं हो सकता है। दूसरा है आपका, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, ये हो सकता है। अगला है, विद्यार्थियों के लिए कठोर कानून। ये तो बिल्कुल कठोर कानून हमें बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ना बच्चों को डांटना है, ना बच्चों को पीटना है, हमें बच्चों के हिसाब से काम करना है। अगला है, शिक्षण और आलिंगन के समान और मानक तरीके हों। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो सकता है कौन सा? तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 16वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। अगला है, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन। अगला है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो हमसे पूछा गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यदि शामिल करेंगे तो क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ा देगा। भार कैसे बढ़ा देगा? अगला है, जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक, ये भी नहीं हो सकता है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन, जी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो सकता है। तो इसका आंसर आपका सी होगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अगला है, सुनने में असमर्थ बच्चा। जो बच्चा सुनने में असमर्थ है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन है,
केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अगला है श्रवण असमर्थ वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, जिससे नियमित कर विद्यालय में नहीं। तो हमें पूछा गया है कि सुनने में असमर्थ बच्चा कैसा है, सुनने में असमर्थ है, तो क्या उसको श्रवण जो है असमर्थ वाले विद्यालय में भेजना चाहिए? बिल्कुल गलत है, नहीं भेजना चाहिए। बच्चा भली सुन ना पाए, लेकिन उसको हमें ऐसे तरीके से बताना चाहिए कि वो वहां पे कर सके। अगला है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत बात है जी, उसको अगर सही से बताया जाए तो वो कर सकता है। अगला केवल अकादमिक विद्यालय से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका बन रहा है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। वह नियमित विद्यालय में भी अच्छा कर सकता है, उसको अगर सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाएं, तो बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे हमें बच्चे को नेगेटिव में नहीं लेना है। आइए अगला हम देखते हैं, 18वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वो है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन है आपके शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। दूसरा है दूसरों के सामने अच्छा कहने के दबाव में, अगर दबाव में तो बिल्कुल नहीं, अपनी रुचि से, बिल्कुल राइट, अपनी रुचि के अनुसार बच्चा ही सृजनशील हो सकता है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। पुरस्कार हर बार बच्चे को नहीं देना है, कुछ कंडीशन में तो पुरस्कार देना है, लेकिन बच्चे को हर बार हमें पुरस्कार नहीं देना है। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है? ऑप्शन है आपकी मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, बिल्कुल सही है। अधिगम निर्योग्यता, तो अधिगम निर्योग्यता वाला बच्चा कौन सा है? जिसका जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, मनोभाव बदल रहा है। जो बच्चा ऐसा है जो बी को डी, वाच को से और 21 को 12 पर लिखना है। अगला है कम अवधारणा विस्तार हो या उपर्युक्त सभी, तो इसका आंसर जो है उपर्युक्त सभी होगा। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा 20वां है। 20वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो व्यक्तिगत भेद किसमें पाए जाएंगे? ऑप्शन है आपके बुद्धि स्तर में, अभिव्यक्ति में, गति बाह्य योग्यता में और ये सभी। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, ये सभी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला हमारा है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ऑप्शन है आपका सामान्य, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, उपर्युक्त सभी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया, कि मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा खाली स्थान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन है आपके पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली या मानसिक रूप से पिछड़े या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्रतिभाशाली बच्चे हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल 140 प्लस होता है, और पिछड़े हुए जो बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल 85 होता है। और सामान्य बच्चे का IQ लेवल देखें तो 90 से लेके 110 के बीच में होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका आंसर जो है यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, क्या पाते हैं? विचलनशीलता,
प्रतिमानता, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, क्या पाते हैं, विचलनशीलता भी पाएंगे और प्रतिमानता भी पाएंगे। तो ए और बी दो जो है हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। ऑप्शन है सामाजिक एवं आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, वंशागत एवं वातावरण और वंशागत। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता के कारक। तो व्यक्तिगत भिन्नता किसमें होगी, वंशागत और वातावरण में जो है व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है यहाँ पे, जिसकी वंशानुगत और वातावरण अलग मिले तो बच्चों में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, या अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको परीक्षा नहीं बढ़ाना है, कठोर दंड नहीं देना है, अधिगम की समान गति पर बल नहीं देना है, हमें विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये आपका सी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है काय पे, सामाजिकता पे या संस्कृति पे या परिवार पे या व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा डी। तो सीखने की योग्यता व्यक्तिगत भिन्नता पे जो है निर्भर करती है, डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं माना जाता है, विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे धीमी गति से सीखने वाले बालक, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक या साधन संपन्न बालक। हमसे यहाँ पूछा गया है विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है, प्रकार नहीं माना जाता है। तो विशिष्ट जो बालक होते हैं वो क्या धीमी गति से सीखने वाले बालक या सृजनशील बालक या जो है शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं या साधन संपन्न बालक। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साधन संपन्न बालक से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, जिसके पास साधन है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 28वां हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। ऑप्शन आपके यहाँ पे होंगे शिक्षार्थी की सामाजिकीकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, अगला है बालक का लालन पालन। तो 28 का यहाँ पे आंसर आपको बी राइट माना जाएगा कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, उससे जो है अंतर आ सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका बी राइट आंसर 28 का बी यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 29वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहेगा आपका कि शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। तो शिक्षार्थी जो है माने बच्चे जो हैं व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित कराना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसका जो है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो पहले भी हो चुका है। आइए अगला हम 30 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरज का लास्ट है हमारा, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। ऑप्शन है आपके विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत और नैतिक आदत। तो आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे बी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा, भावना संबंधी आदत। तो आज के इस वीडियो में आपने देखे टॉप हमने 30 क्वेश्चन इस वीडियो में सीडीपी के कवर किए हैं। तो जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं
और एमपी बैग 3 के लिए जो है सीडीपी के लिए है जो है व्यक्तिगत भिन्नता से टॉपिक से लिए गए थे और इसमें आपने देखा कि हमने बहुत ही अच्छे से आपको ऑब्जेक्ट कवर करवाए। तो यदि आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। हम ऐसे ही आपके लिए और महत्वपूर्ण वीडियो और इससे बहुत ही आधुनिक वीडियो आपके लिए आगे लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। एमपी बैग 3 की तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रहने देते। आगे फिर से आपसे मुलाकात होती। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।